तो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने फ्रेंड जो कि ASOME में सेलेक्टेड है, मैं उसके साथ एक इंटरव्यू लूँगा। तो आज हमारे साथ सुमन बरनवाल हैं और इनका जो रैंक है वो 59 है। ऑल इंडिया रैंक जो है 59 है। तो इनसे आज हम बातचीत करते हैं कि ASOME में इनका सिलेक्शन कैसे हुआ, उनकी जर्नी क्या रही, और साथ में ASOME के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे कि वहाँ पे वर्क प्रोफाइल कैसा है, सैलरी कैसा है, प्रमोशन क्या है, थोड़ा सा ASOME के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमन कुमार बरनवाल है। मैं बेसिकली झारखंड से हूँ। गोल्डन भी रांची से है। हालांकि मैं इसको जानता नहीं था। CSS में मेरा जब 17 बैच में सिलेक्शन हुआ था तो जान पहचान हुई और अभी मैं काफ़ी अच्छे से इसको जानता हूँ। 17 बैच से मैं CSS में था, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में। फिर 18 में अच्छी रैंक आई, उसके बाद मैंने MEA दिया। अभी जून में ज्वाइनिंग हुई है। जहाँ तक वर्क प्रोफाइल की बात है, दोनों लगभग सेम है। ASO की वर्क प्रोफाइल जैसी बाकी मिनिस्ट्रीज़ में होती है वैसे ही MEA में सेम नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम होता है। बस हर मिनिस्ट्री का, क्योंकि मिनिस्ट्रीज का अगर अलग है तो जाहिर सी बात है वर्क प्रोफाइल अलग होगा मिनिस्ट्री का। तो हर मिनिस्ट्री का कुछ कोर वर्क होता है जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड होता है, वो बाकी जगह अलग अलग होता है। तो MEA में भी ऐसा ही है, अलग वो चीज़ें अलग डील करती हैं। बाकी बेसिकली काम सेम है। कुछ आपके पास रिसीट आएगा, कुछ आपके पास चीज़ें आएंगी जिसको आपको केस स्टडी करना है, उससे रिलेटेड केस आपको बनाना है, फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए ड्राफ्ट बनाते हैं। बस अच्छा, सेम तो चीज़ें हैं। सेम ही काम है जो कि ASO CSS में जो काम होता है मिनिस्ट्री में, तो ASOME में भी लगभग उसी टाइप का काम है। सेम वर्क प्रोफाइल है, बस वही वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, MEA है, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड काम होता है। बस मिनिस्ट्री स्पेसिफिक थोड़ा बहुत काम जो होता है वो बेसिकली सेम ही है। अच्छा, बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि वर्कलोड के बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है कि वर्कलोड ASOME में ज़्यादा है या फिर ASO CSS में ज़्यादा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें ना काफ़ी सब्जेक्टिव है। अच्छा। एग्जैक्टली आप कैटेगराइज नहीं कर सकते वर्कलोड ज़्यादा है या वर्कलोड कम है। आपको सेक्शन टू सेक्शन वेरी करता है। कई सेक्शन होते हैं जिसमें लेट सिटिंग होता है, वो स्पेसिफिक होता है। जैसे पार्लियामेंट सेक्शन, अब सेशन के टाइम आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं। पार्लियामेंट में क्वेश्चंस के आंसर ले होते हैं पार्लियामेंट पे, तो वो चीज़ें ना फिर वो उस पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपको पूरी मिनिस्ट्री का वर्कलोड ज़्यादा है या पूरी मिनिस्ट्री का वर्कलोड कम है। सेक्शन टू सेक्शन चीज़ें वैरी करती है और कई बार सीजनल होती है। आपको पूरे टाइम पूरे साल काम नहीं हो या पूरे साल बहुत ज़्यादा काम है, ऐसा भी नहीं होता। चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ऐसा कुछ है नहीं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बट मोस्टली अगर देखें आज के टाइम में हर जगह काम है। आप एक्सपेक्ट करके चलो वर्कलोड मिलेगा, नॉर्मल टू मॉडरेट वर्कलोड मिलेगा। बहुत ज़्यादा वर्कलोड किसी किसी सेक्शन में होता है। अच्छा, और यहाँ पे जो अगर हम ASO CSS में देखेंगे और ASO MEA में देखेंगे तो प्रमोशन एस्पेक्ट किस में ज़्यादा बेटर है? किस में आप देखोगे कि ज़्यादा प्रमोशन अभी अच्छा है? दोनों में ही लगभग इक्वल सा है। मेन चीज़ जो है ASO टू SO का जो प्रमोशन होता है वो UPSC एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल ये तो ASO का होता हाँ, है। LDCE जो एग्ज़ाम 5 साल के बाद होता है। 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं LDCE एग्ज़ाम के लिए। UPSC कंडक्ट करती है, बट कई सालों से वो कंडक्ट नहीं हो पाया है। तो इस वजह से प्रमोशंस अभी के टाइम रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, एडहॉक ही हो रहे हैं। तो 8 से 10 साल लगते हैं SO बनने में। CSS में भी सेम है, MEA में भी सेम ही है। अच्छा, ओके। और बहुत लोगों का फिर ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि ASO CSS में छोड़ करके ASOME में जाते हैं, तो वो रीज़न क्या होता है? कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या रीज़न होता है कि ASOME बहुत में लोगों ऑप्ट का करने का? स्टार्टिंग से ही और बहुत होता है लोगों का कि जो टॉप लोगों का जो टॉपर जो होते हैं उनका जो प्रेफरेंस होता है ASOME होता है, ऐसा क्यों भाई? बहुत सेग्रेटेटेड का एक जॉब का एक फ़ायदा है, चाहे आप CSS का देखें MEA का देखें, कि आपको मतलब एक वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। होता क्या है कि बाकी जैसे दूसरे डिपार्टमेंट से कई बार होता है कि आपको फील्ड वर्क करना होता है, कई हाँ, जगह ठीक है। और चीज़ें होती है। तो इसमें क्या है कि आपको डेस्क जॉब है, नॉर्मल आप ऑफिस जाइए, ऑफिस आवर्स में काम करिए, घर आइए, अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो CSS और MEA में लगभग सेम होता है। कई बार लोग पहले ITI का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था
ठीक है। बट आजकल उसमें भी मोस्टली डेस्क जॉब हो गया है, कई बार रेट पे आपको जाना होता है। और अभी के टाइम खासकर जैसा हो रहा है कि नॉर्थ रीजन्स में वैकेंसी कम आती है, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा क्रेज़ ज़्यादा हो गया, क्योंकि लोग साउथ में नहीं जाना चाहते या फिर बाद में जाने के बाद ट्राई करते हैं कि वापस आना पड़े, तो इससे अच्छा ट्राई करते हैं CSS मिल जाए। ME जाहिर सी बात है, थोड़े से फॉरेन पोस्टिंग होती है, आपको एक्सपोजर मिलता है, कल्चरल चेंज आते हैं, थोड़े फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है, तो उस वजह से लोग ME ऑप्ट करना चाहते हैं, हमेशा से प्रेफरेंस ऊपर होती है। तो जिनकी रैंक थोड़ी सी कई बार कम हो जाती है तो वो CSS ऑप्ट कर लेते हैं, अगर ME नहीं मिल पाता तो बाद में अच्छी रैंक अगर आती है तो ME ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। हालांकि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन नहीं है CSS में। 18 बैच से मैंने देखा कि 17 बैच के 2 ही लोग CSS से ME आए हैं, एक मैं था, एक और फ्रेंड था। मतलब सिर्फ 17 बैच के 2 लोग ME में गए? बस। अच्छा, ओके। और ये भी है कि जो एसो ME में है, वो लाइफ टाइम आपकी ME में ही पोस्टिंग होती है या फिर मिनिस्ट्री तो चेंज नहीं होती इसमें? नहीं, CSS में है कि CSS के अंडर काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज है, तो वो रोटेशनल ट्रांसफ़र पॉलिसी वहाँ पे होती है, 7-8 साल में चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे तो एक ही मिनिस्ट्री, आपको लाइफ टाइम एक ही मिनिस्ट्री में रहने को मिलेगा। हाँ, ये चीज़ है कि आपको 3-4 साल में आप फॉरेन पोस्टिंग पे जा सकते हैं, तो अलग अलग कंट्री में जाइए, एक्सपोजर मिलेगा, आप नई कंट्रीज़ देखेंगे, कल्चर देखेंगे, आप एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन हो जाते हैं, आप स्पेसिफिक इंडिया में वो कंटेंट होके नहीं रहते हैं। अच्छा, ओके। तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने पहली बार में एसो CSS में आपका सिलेक्शन हुआ था और दूसरी बार में आपका एसो MEA में हुआ, तो आपने जब पहला आप स्टडी कर रहे थे तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था कि आपका पहला बार में एसो CSS में सिलेक्शन हुआ? बहुत तो पहली बार जब 17 का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था, कॉलेज से जस्ट निकला था, तब था मैंने कि मुझे जॉब लेनी है, प्रेशर था कि किसी भी तरह जॉब लेनी, तो मैंने प्रिपरेशन में अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर दिया था, जहाँ से जो चीज़ें मिल सकती थी, जैसे भी जिससे हेल्प मिल सकती थी, मैंने सब किया। तो सिर्फ आप प्रिपरेशन SSC का ही कर रहे थे या फिर बैंकिंग भी साथ में चल रहे थे? नहीं, मैंने बेसिकली स्टार्ट ही SSC का ही किया था। अच्छा। इनफैक्ट बाकी चीज़ें मैंने देखी नहीं, रेलवे का बस फॉर्म भरा था जो कि मैंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया। बैंकिंग का मैंने तब जाके फॉर्म भरा, तब देखा मैंने 17, क्योंकि सबको पता है कि 17 सीरियल कोर्ट केस में काफ़ी टाइम तक अटका हुआ था, तो उसकी वजह से पता नहीं था किसी को, कभी लगता था कि कैंसिल हो जाएगा, कभी लगता था कि हाँ आज स्टे हट जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा, तो उस वजह से जब अनसर्टेनिटी थी इतनी, तो मैंने बैंक का फॉर्म भरा, IBPS कलर का एग्ज़ाम दिया था, वो क्लियर भी हो गया था, मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम था। बाकी मैंने बेसिकली प्रिपेयर SSC के लिए ही किया था, और 17 में ही जो प्रिपेयर किया, मैंने 18 के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया, क्योंकि 17 में जो प्रिपरेशन था, मेरा बेस अच्छा था, मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी, उस वजह से 18 में रैंक मेरी अच्छी थी। तब आपका अगर जो रैंक है 59 आया ऑल इंडिया टॉप 100 के अंदर, तो आपको फिर कैसा फील हो रहा था? आपको फैमिली का रिएक्शन कैसा था? बहुत ज़्यादा, मैं बेसिकली बताऊं तो पहला जॉब जो मिला मुझे CSS में, हाँ। उस समय जो फील थी और उस समय घर वालों को जितना खुशी हुआ, 18 में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं पता चला, क्योंकि रैंक तो मतलब ठीक है, लोगों को देख के अच्छा लगता है, बट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक, मतलब ठीक है चलो दूसरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया और कुछ नहीं, क्योंकि आप जब बेरोजगारी से कोई जॉब मिलता है तो वो ज़्यादा खुशी मिलती है, और खासकर इतने स्ट्रगल के बाद 17 वाले सीजन के बाद 2-2.5 साल की स्ट्रगल के बाद एक जॉब मिलना, तो वो ज़्यादा खुशी था। इनफैक्ट मुझे 18 के बाद खुद भी एक्सपेक्टेड था कि मुझे मिल जाएगा ME, तो बहुत ज़्यादा वो खुशी नहीं मिली थी, मतलब खुशी तो होती है बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था कि जब मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था 2016 में, तो अकाउंटेंट के जैसे पोस्ट पर हुआ था, तो उसमें जितनी खुशी मुझे मिली थी, क्योंकि मेरा वो पहला जॉब था गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें जितना खुशी मिला, उसके बाद मैंने 2017 दिया तो मुझे एसो मिला, तो उसमें उतना ज़्यादा खुशी नहीं हुआ, बट खुशी तो था, बट फैमिली रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं, वही चीज़ है कि कुछ पता भी नहीं चला, मतलब फैमिली मेंबर को भी नहीं पता चला कि हाँ कि कुछ नया हुआ, बस इतना ही। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका डिपार्टमेंट चेंज हुआ है, CSS से ME आने पे सेम 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, सेम वर्क कल्चर है, सेम सैलरी है, तो फिर ज़्यादा फ़र्क तो पता चलता भी नहीं है, बस ऑफिस भी बगल में है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी नहीं है, तो आप ऑफिस में भी ज़्यादा चेंज नहीं है, लोकेशंस में भी, तो आपको ना सिटी शिफ्ट करना है ना और कुछ करना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली डिफरेंस था ही नहीं कुछ। 17 में जो मिला CSS ज्वाइनिंग हुई, पहली सैलरी आई, उसकी जो खुशी थी उसकी बात ही अलग थी।
अच्छा, जो एमईए में फैसिलिटीज़ मिलती है वो तो सेम ही वही मिलता होगा जो सीएसएस कैडर को मिलता होगा, मेडिकल बिल्कुल फैसिलिटीज, मेडिकल हो और बाकी चीज़ें हो, सारा कुछ तो सेम है, सेम लीव ग्रेड पे वगैरह है। जो है, लीव ये सब। सारा कुछ सेम है। सारे लोग जो हैं डीओपीटी और सीएसएस सीसीएस रूल्स जो होते हैं उससे गवर्न होते हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। अब कुछ जैसे एमईए के फॉरेन, एमईए में फॉरेन पोस्टिंग है तो कुछ रूल्स जो है फॉरेन पोस्टिंग से रिलेटेड स्पेसिफिक हैं, तो वो चीज़ें हम पे लागू होती हैं। सीएसएस में वो चीज़ें नहीं हैं। पर्क्स वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह सब सेम है। फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पे जो फॉरेन में चीज़ें मिलती हैं वही एक्स्ट्रा होती है और कुछ नहीं। और उसमें भी बहुत कुछ नहीं, एकोमोडेशन होता है और आप ज़्यादा कुछ है नहीं। बस वही है कि आप अलग कंट्री जाते हैं, आप वहाँ का कल्चर देखते हैं, एक्सपोजर मिलता है, वो आपके लिए नया होता है। वो आप वहाँ से चीज़ें आपका लाइफस्टाइल वो चेंज होता है। मोटिवेशन होना चाहिए किसी के लिए भी अगर एमईए में बेसिकली है ही कि आप मतलब एक्सपोजर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वर्ल्ड को। आप अगर किसी भी दूसरे जॉब में रहे तो आपको पर्टिकुलर उतनी सेविंग्स करनी पड़ेगी। आप 1 से 2 कंट्री मैक्स घूम सकते हैं अगर चाहे तो पूरी लाइफ में, लेकिन यहाँ आपको ऑफिशियली वहाँ पे जाके काम करने का मौका मिलेगा, वहाँ के लोगों का कल्चर देखने का मौका मिलेगा, वहाँ की रीति रिवाज आप देखेंगे, चीज़ें घुलेंगे मिलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, तो आपके लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आएंगी। आप चीज़ें अलग एक्सपीरियंस करेंगे जो आप दूसरी जॉब में नहीं कर सकते। हालांकि यही चीज़ है, फिर हर जॉब का अपना एक्सपीरियंस है। आप जो इनकम टैक्स में चीज़ें देखेंगे, आप सीबीआई में देखेंगे, तो वो चीज़ें आपको एमईए में नहीं मिलेगी, सीएसएस में नहीं मिलेगी। तो हर जॉब का अपना एक्सपोजर है। कुछ लोग फैमिली के साथ रहना चाहते हैं इंडिया में, तो वो एमईए CSS नहीं ही ऑप्ट लेते हैं, करते, सीएसएस CSS लेते हैं। सेम टाइप की जॉब है तो प्रेफरेंस वेरी करती है लोगों की, और जॉब स्पेसिफिक चीज़ें अपनी बदलती हैं। अच्छा, ये भी है कि जो फॉरेन पोस्टिंग वो कंपलसरी होता है या फिर अपने विश पे होता है? ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, मतलब कम कांस्टेंट नहीं है। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ कंपलसरी है नहीं, बट चेंज होती रहती हैं चीज़ें, वो रूल्स वगैरह अच्छा। बदलते रहते हैं। कल को अगर ज़रूरत पड़ी तो कंपलसरी भी हो जाएगी। ओके, तो आपने जो बताया अपने इसके बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, कि आपने सिर्फ एक एग्ज़ाम पे फोकस किया था अपने प्रिपरेशन के बिल्कुल। दौरान, तो आप भी वही मैसेज देना चाहते हो जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम लेकर चलते हैं, बैंक भी लेकर चलते हैं, सभी को एक साथ देख के चलते हैं, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा प्रिपरेशन का लेवल जो होता है डाउन होता है या फिर कम होता है। बिल्कुल। तो होता क्या है कि हमारा आप, क्या सजेशन होगा उसके लिए कि होता preparation क्या कैसे है करें? कि आप डिपेंड करता है ये चीज़ है ना, लोगों पे डिपेंड करता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे हाँ, डिपेंड वो पे करता depend करता है है कि कि आप कितना मैनेज कर पा रहे हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस करो, तभी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डाइवर्स करोगे तो दिक्कत है। एसएससी के एग्ज़ाम के साथ क्या है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो कई बार लोग दूसरी एग्ज़ाम्स भी साथ में प्रिपेयर करते हैं। बैंक्स का थोड़ा सा सिलेबस और थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न वगैरह अलग हो जाता है, तो उसकी वजह से दोनों में अलग अलग टाइम डिवोट करना पड़ता है। लेकिन बेसिकली बोलूँ, अगर आप एक बार एसएससी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें तो इंग्लिश आपकी, रीजनिंग, मैथ्स आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आपको एक्स्ट्रा अगर जो फोकस करना पड़ेगा बैंक के लिए वो है मैथ्स, रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, और जीएस पे। तो क्योंकि उसका बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह आते हैं बैंक के एग्ज़ाम में, तो अगर आप एक बार एसएससी को डिवोट करके प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैंक के लिए बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एक टाइम में आप 2 एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर करोगे तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी। आप कितना मैनेज कर पाते हो ये आप पे डिपेंड करेगा। अच्छा, तो हाँ, मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि एक पे अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो उसका प्रिपरेशन हमारे दूसरे एग्जाम में भी काम आता है बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल। मैंने बैंक आईबीपीएस कलर का जो एग्ज़ाम दिया था, हाँ। मैंने बस मॉक टेस्ट दिया था, एक भी कुछ प्रैक्टिस पढ़ा नहीं था। किया था। पुराने पेपर मैंने देखे, रीजनिंग के 1-2 जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सिलोजियम और सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, ये 2-4 चीज़ों पे फोकस होता एग्जाम है। से तो पहले आपने देख लिया होगा 4-5 बस दिन पहले। मॉक टेस्ट दिए थे और यही 2-4 टॉपिक जो रीजनिंग में एक्स्ट्रा होते हैं वो उस पर मैंने फोकस किया था। लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं किया था। लेकिन उससे पहले आपने सीजीएल का तैयारी अच्छे से कर ली बिल्कुल। मैथ्स मैथ्स और इंग्लिश मेरे इतने अच्छे थे कि बैंक का एग्ज़ाम में मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं आया इन 2 सब्जेक्ट्स में। अच्छा अच्छा। तो आजकल का क्या हो गया सिनेरियो कि आजकल कोचिंग, फिजिकल कोचिंग कम चल रहा है और मैक्सिमम लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? ऑनलाइन प्रिपरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और ये कैसे सब करना चीज़ें चाहिए? ना काफ़ी सब्जेक्टिव है। अगर कई बार होता है कि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो
टाइम ख़राब ज़्यादा होता है, वेस्ट ज़्यादा करते हैं लोग बाकायदा उसका फ़ायदा उठाने के। तो यही चीज़ें ऑनलाइन में भी है। आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको डाउट है तो उसका वीडियो आप ओपन करिए, देख लीजिए, जो रिसोर्सेज मिले उसके बाद बंद करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कोचिंग अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं अच्छी बात है, आप कोचिंग करिए, उसके बाद आपको फिजिकल पेपर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप फ़ोन पे ही बस वीडियो देख रहे हैं उसके बाद आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, तो वो कोई काम नहीं आएगा। तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप अगर टाइम दे रहे हो, नॉर्मली कोचिंग जो फिजिकल भी जाते हैं वो आने के बाद ऐसा नहीं कि बस उसी पे हो गया कि आप कोचिंग चले गए हो गया। तो वही चीज़ इसमें ऑनलाइन कोचिंग में भी है। इसमें क्या है कि आपके पास टाइम और बचेगा कोचिंग में ट्रैवल करना और चीज़ें में। तो आप कोचिंग कर रहे हैं अच्छी बात है, आप जो भी लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस की है, आप प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं कर सकते। मॉक टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसएससी में सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको यानी कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट के बाद सॉल्यूशन एनालाइज करना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कहाँ क्या गलती करी और दोबारा वो गलती ना हो, ये सबसे बड़ा आपका मोटो होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया, अरे कम नंबर आ गए और टेंशन में आ गए, तो वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा आपको। आप ये देखो कि गलती कहाँ हुई, कहाँ पे आप सुधार सकते हो चीज़ें। अच्छा, और ये नोट्स कॉपी भी बनाना ज़रूरी है आई थिंक। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ पे से नोट्स कॉपी आप बनाते जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्या? आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, आपके पास नोट्स तो बिल्कुल होने चाहिए। आप कल को चीज़ें रिवाइज भी तो करोगे। ऐसा तो नहीं है कि एक बार पढ़ने के बाद आपने छोड़ दिया। तो रिवीजन करने के लिए आपके पास चीज़ें होनी भी तो चाहिए। एक बार आप कोई भी बुक प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आप ऐसा तो नहीं है कि दोबारा बुक प्रैक्टिस करो तो सारे क्वेश्चन बनाओगे। पहली बार में आप प्रैक्टिस करोगे कोई भी बुक तो उसमें आप टिक लगाओगे कि हाँ ये मेरे से आसानी से बन गया, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये मैं पहली बार में इस क्वेश्चन में फंसा तो अगली बार अगर प्रैक्टिस करूँगा तो ये मेरे से पहली बार में बनना चाहिए, दोबारा इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे आप मार्क करोगे क्वेश्चन, और जब अगली बार रिवाइज़ करोगे तो मार्क किए हुए क्वेश्चन रिवाइज़ करोगे। ये नहीं कि पूरा बुक आप रिवाइज़ करोगे। तो उसके लिए नोट्स भी होने ज़रूरी है। ये तो आप मैथ्स में टिक लगा सकते हो, बाकी जीएस वगैरह के लिए नोट्स तो बनाने पड़ेंगे आपको, इंग्लिश के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, जीएस का बहुत सारे लोगों को डाउट होता है और मुझे भी कन्फ्यूजन आता है कि मैं लोगों को कैसे सजेस्ट करूँ, क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है बिल्कुल कि ये तो या तो उसका हम पूरा सिलेबस को नोट्स कॉपी बनाएं या फिर वो डायरेक्ट किसी बुक से पढ़ ले। तो आपका सजेशन में क्या होना चाहिए कि कौन सा बेटर होगा? जीएस का ऐसा है कि इतना ज़्यादा वास्ट है ना कि उसको आप एक बुक या ऐसे सजेस्ट कर पाना पॉसिबल है नहीं। बट फिर भी अगर आप बेस्ट देखें स्ट्रेटजी जो आप बता सकते हो कि कोई ऑप्ट कर सकता है कि क्या करना चाहिए जिससे कि मार्क्स ठीक ठाक 20-25 नंबर के आसपास आ जाए जीएस में कम से कम। जीएस का क्या है कि अभी के टाइम खासकर जब से सीजन 18 के बाद से हुआ क्या है कि करंट अफेयर्स पे फोकस ज़्यादा है। तो आप इसमें मतलब मार्क्स ज़्यादा आप ला सकते हो। आपके पास चांसेस ज़्यादा है कि आपको थोड़ा कम पढ़ के थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा लिमिटेड है। आप करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि बिल्कुल लास्ट में जाके पढ़ो। आप डेली 10-15 मिनट टाइम दो। अड्डा 24/7 टेक्स्ट बुक के ऐप्स आते हैं, उसमें आप डेली 15 मिनट पढ़ सकते हो। डेली 15 मिनट पढ़ो। और मंथली जो मैगजीन्स आती है बैंकर्स अड्डा की साइट पे मिल जाएगी, स्टडी आईक्यू के वीडियोस होते हैं, वो आप रिवाइज़ करते रहो। होगा क्या कि आप डेली जो पढ़ोगे और फिर मंथ के एंड में वही सेम चीज़ आप रिवाइज़ करोगे उसमें इंपॉर्टेंट, तो वो आपको कहीं ना कहीं याद रह जाएगी। आप फिर एग्ज़ाम में जब सेम क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा तो आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। ठीक है, और फिर 6 मंथली भी पीडीएफ्स आते हैं बैंकर्स अड्डा की साइट पे, 6 महीने की एक पीडीएफ आती है, आप वो भी पढ़ सकते हो बिल्कुल। और लास्ट में बिल्कुल वो 1 महीने और 6 महीने की पीडीएफ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे करंट अफेयर्स तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कंटिन्यू 15 मिनट आधे घंटे डेली पढ़ो करंट अफेयर्स, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जहाँ तक स्टैटिक जीके की बात है, स्टैटिक जीके आप मतलब इतना ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा सजेस्ट कर पाना मुश्किल है। बट आप लूसेंट की बुक उठाओ, प्रीवियस टॉपिक्स देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस ज़्यादा है, या फिर आप जितना कर सकते हो बायोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आप अच्छे से उसमें कर सकते हो। थोड़ा लिमिटेड भी है और आराम से हो जाएगा। साइंस वगैरह आराम से हो जाएगा। हिस्ट्री वगैरह के टॉपिक थोड़े वास्ट है, आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो तो एक बार आप लूसेंट की बुक अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कभी भी जीएस में दिक्कत नहीं है। अच्छा,
और इग्नोर कर भी नहीं सकते जीके को। बिल्कुल, जीएस ऐसा है कि आपको 160 से 190 तक पहुंचा सकता है। अब बाकी चीज़ें सबकी अच्छी होती है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग आज के टाइम सबकी होती है। जीएस में जिसने अच्छा कर लिया, रैंक उसके अच्छे आएंगे। आप इग्नोर तो भूल जाओ, आप उसको बिना अच्छा मार्क्स लाए, उसमें 20, 25, 30 नंबर लाए, आप अच्छा स्कोर कर भी नहीं सकते। अच्छा, फिर बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कन्फ्यूजन कि बहुत सारे लोग गांव में प्रिपेयर करते हैं, हिंदी मीडियम से प्रिपेयर करते हैं, उन लोगों को ये डाउट लगता है कि इस एसएससी सीजल में फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं हो सकता, या फिर एक बार में नहीं हो सकता, और बिना दिल्ली जाए प्रिपरेशन किए नहीं हो सकता। क्या ये सच है? क्या है आप ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में आपके पास कंटेंट इतना अवेलेबल हो, आप कहीं पे भी बैठ के, नेट इतना सस्ता हो गया, आप कहीं पे भी बैठ के, कहीं पे भी आपको बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। बिल्कुल, कंटेंट आपको इतना मिलेगा। बस आपको कंटेंट इतना ज़्यादा है कि उसमें आपको छांटना है कि पढ़ना क्या है। बेस्ट कंटेंट ये नहीं कि आपके पास कंटेंट ज़्यादा है तो आपको उसमें लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है और उसी को बार बार पढ़ना है, उसको स्टिक करना बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उस पर स्टिक होके और उसको रिपीट करिए चीज़ें। आप कहते हैं ना कि 10 बुक एक बार करने से चाहे एक बुक 10 बार करो, तो आपको रिवाइज करने की जरूरत कोई ज़रूरत नहीं है दिल्ली आने की या कहीं पे भी जाके प्रिपेयर करेंगे। आप घर पे भी, बट ये है कि आपको घर पे रह के ऑनेस्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको घर वालों को ये बोलना पड़ेगा कि नहीं, मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं, तो आप 4 घंटे मुझे डिस्टर्ब ना करो। ये अगर आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है तो आप बिल्कुल घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और पहली बार में आराम से निकल सकता हो। जहाँ तक हिंदी मीडियम वालों की बात है, हिंदी मीडियम कोई मतलब दिक्कत नहीं। मैं खुद 10th तक हिंदी मीडियम में था, कोई मुझे दिक्कत नहीं आई। मैथ्स में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, इंग्लिश आपको पढ़ना है ही। आप एक चीज़ देखोगे कि आप अगर हिंदी मीडियम से हो और अगर आपने इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी नहीं की तो आपको बाद में जॉब में भी दिक्कत आएगी। आप उसके बिना आप नहीं कर सकते चीज़ें, तो आपको इंग्लिश करना ज़रूरी भी है। आपको मतलब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हिंदी मीडियम वाले ही ज़्यादा क्लियर करते हैं, हरियाणा, बिहार, यूपी वाले ज़्यादा लोग क्लियर करते हैं एसएससी, और इनमें इंग्लिश मीडियम वाले इतने होते नहीं। सारे हिंदी मीडियम 10th तक तो एटलीस्ट सब हिंदी मीडियम पढ़ के आए होते हैं। तो मेरे ख्याल से ना बिलीव होना चाहिए कम से कम कि आप क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जब कॉलेज में था तभी मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि अगर मैं कभी भी एसएससी करूँगा तो मैं क्लियर कर लूँगा। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ फिर आपको मेहनत भी करनी है। ये नहीं कि आप ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं निकाल लूँगा, लेकिन उसके पीछे आप मेहनत नहीं लगा रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप ये क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये कि आप खुद को लेजीनेस में नहीं डाल सकते। आपको प्रिपेयर करना है, आपको टाइम डिवोट करना है और आपको कंटिन्यूअस करना है। ये नहीं कि आप 2-4 दिन पढ़ के छोड़ दिया आपने, आपको कंटिन्यूअसली खुद को मोटिवेट करना है और प्रैक्टिस जारी रखना है। एक चीज़ और होती है, कई लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे और मोटिवेशन उनको मिलता है कि हाँ इसकी सैलरी, इसमें इतनी सैलरी मिलेगी, इसमें इतने इज्जत मिलेगी और ये चीज़ें होंगी। या फिर आप नॉर्मल मोटिवेशनल स्पीकर्स देखते हो कि इन्होंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया, इतनी छोटी सी, वो चीज़ें ना 2-4 दिन तक आपके माइंड में रहेगी, फिर निकल जाएगी। अगर आपके अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितने दिन तक एक्सटर्नल मोटिवेशन पे सर्वाइव करोगे? वो ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, वो एफेमेरल होती है। आपको परमानेंट मोटिवेशन चाहिए जो खुद से आएगा। आपकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ना कुछ, जिससे आपको लगा होगा कि नहीं यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, खुद पे प्राउड फील हुआ होगा। वैसे मोमेंट्स आप ढूंढो ना लाइफ में, आप वैसे मोमेंट्स ढूंढोगे तो आपको खुद बाकी टाइम में भी मोटिवेशन मिलेगा। मेरी लाइफ में कई चीज़ें हुई है कि एक बार क्या हुआ था कि मैं 9th में था, मेरी मैथ्स की एक टीचर थी। हमारे स्कूल में क्या होता था कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते थे उसमें जो कॉपी चेक होते थे ना, इवेलुएट होते थे, वो बाद में हमें दिखाए जाते थे कि आप देखो क्या गलतियाँ करी, फाइनल एग्ज़ाम्स में ये गलतियाँ नहीं करनी। तो लास्ट रोल नंबर से मैम ने कॉपी दिखाना स्टार्ट किया। जब मेरे रोल नंबर तक पहुँचा तो क्या हुआ, मेरी कॉपी थी ही नहीं। मैम ने मेरा नाम बुलाया नहीं। मैंने पूछा मैम मेरा कहाँ है कॉपी? उन्होंने बोला मैंने अपने घर पे रखा हुआ है अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि देखो कि मैथ्स के पेपर लिखते कैसे हैं, और वो खुद मैथ्स की टीचर थी। तो एक मैथ्स के टीचर से अपने मैथ्स के पेपर के बारे में ऐसा सुनना कितना मतलब वो होता है। तो ऐसी इंसिडेंट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हुए होंगे, तो आप उससे मोटिवेशन लो, और नहीं हुए तो आप ऐसा बनाओ ना कि आपको खुद पे प्राउड फील हो।
आप खुद पे आप प्राउड example set करो। आप करो तो लाइफ में कभी तो करोगे कि कुछ तो प्राउड फील करो अपने पे। बाकी लोग आप पे आपको देख के मोटिवेट हो, वो बात की बात है। आप खुद पे प्राउड फील करने का कोई मोमेंट बनाओ, अगर नहीं है तो बनाओ, और है तो उनसे मोटिवेशन लेके आप प्रिपेयर करो। हमको मुझे लगता है कि जो हमारा जो पर्पस होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो खुद का लाइफ से जुड़ा होना बिल्कुल। चाहिए, अपना फैमिली होना चाहिए, फैमिली मेंबर बिल्कुल, होना चाहिए, या सबसे फिर बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ दोगे। अगर ज़रूरी नहीं आप गवर्नमेंट जॉब में आओ, आप किसी भी जॉब में जाओ, successful प्राइवेट में जाओ, आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, आपको एक अच्छा करियर चाहिए। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आप अपनी फैमिली को अच्छा लाइफ दोगे, आप खुद को अपने अच्छा लाइफ दोगे, तो उसके लिए किसी बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद में होना चाहिए कि अगर मैंने अपना करियर नहीं बनाया तो कल को मैं करूँगा क्या। हाँ। तो वो चीज़ होनी चाहिए, और वो अंदर से आएगी, बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो रिसोर्सेज फॉलो किए थे, जो बुक्स फॉलो किए थे, उसके बारे में आप बता दें कि जो भी देख रहे वीडियो को उनको क्या करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए बुक्स को। बुक्स और रिसोर्सेज ना लिमिटेड होने चाहिए। आप ज़्यादा बुक्स फॉलो ना करने की बजाय एक या दो बुक रखो, आप उसी से प्रैक्टिस करते रहो। जैसे इंग्लिश के लिए मैंने नीतू सिंह की जो बुक आती थी प्लेन टू पैरामाउंट, उस समय तो ग्रामर्स के लिए वो पढ़ा था। प्रैक्टिस के लिए मैं एमबी पब्लिकेशन यूज़ करता था। वोकैबलरी के लिए मैं नीतू सिंह की बुक्स में काफ़ी वोकैबलरी थी, प्लस एमबी पब्लिकेशन में भी काफ़ी चीज़ें थी। फिर प्रीवियस ईयर वाले जो पीडीएफ्स वगैरह मुझे क्यूमैथ्स की साइट पे मिल जाते थे, वो आप उससे मैं कर लेता था। अभी तो क्यूमैथ्स वालों ने एक अलग ब्लैक बुक निकाल ली है वोकैबलरी की, आप वो देख सकते हो। तो ग्रामर के लिए नीतू सिंह या फिर एसपी बख्शी, दोनों में से एक लेनी है, दोनों नहीं लेनी है, एक ही लेना है। प्रैक्टिस के लिए आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स या फिर एमबी पब्लिकेशन ले लो। मुझे एमबी पब्लिकेशन अच्छी लगती थी, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे, प्लस सॉल्यूशन उसका मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। वोकैब के लिए आप प्रीवियस ईयर पीडीएफ ले लो, ब्लैक बुक ले लो, और नीतू सिंह या एसपी बख्शी जो भी लोगे उसमें वोकैब उस पर भी मिल जाएंगे। बाकी मॉक टेस्ट में भी वोकैब्स काफ़ी आपको मिलते रहेंगे, तो वो आप चीज़ें कर लो। मैथ्स के लिए जो प्रीवियस ईयर के बुक्स आते हैं, राकेश यादव की आती थी, किरण की चैप्टर वाइज आती है, तो आप उसमें से कोई से भी उठा लो। मैं काफ़ी टाइम से इसमें टच में नहीं हो, तो हो सकता है अभी काफ़ी और भी दूसरी बुक्स मार्केट में अच्छी है, बट एक बुक लो, आप उससे प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं है तो फिर आप एनसीईआरटी भी उठाओ, उसमें आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं एनसीईआरटी क्यों पढूं, जब आप दूसरे लोग दूसरी बुक से एसएससी वाली डेडिकेटेड बुक से प्रैक्टिस करें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अपना लेवल 1 किसी के लेवल 20 से कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है। तो आप खुद का देखो कि आपको खुद में इम्प्रूव करना है, दूसरों से बाद में कंपेयर करेंगे, खुद में आप इम्प्रूव करो पहले। तो आपको लग रहा है कि बेसिक वीक है तो आप बेसिक के लिए बिल्कुल स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आप करो। तो एक प्रैक्टिस की बुक होनी चाहिए जिससे आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, चाहे आप जो भी उठा लो। राकेश यादव, किरण, रैमो सर की शायद अभी कोई बुक आई है तो वो आप देख सकते हो कैसी है। फिर उसके अलावा रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक ली नहीं थी। प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे उससे मैंने प्रैक्टिस किए थे। मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि रीजनिंग के लिए कोई बुक बिल्कुल नहीं लेते, प्रीवियस ईयर से हो मॉक जाता देते है। हो, उसी में आपका प्रैक्टिस बिल्कुल उसी से हो जाता है। दूसरी चीज़, मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देना और मॉक टेस्ट एनालाइज करना। मैंने अपने टाइम में जो वीकेंड्स पे फ्री मॉक टेस्ट आते थे वो प्रैक्टिस किए थे। टेक्स्ट बुक मैंने प्रैक्टिस किया था। टेक्स्ट बुक के मुझे हमेशा से अच्छे लगते थे, काफ़ी रिलेटेबल होते थे, सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे होते थे, वो कर सकते हो। फिर प्रीवियस ईयर के एक कलेक्शंस आते हैं मॉक टेस्ट, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स के पूरा सेट आता है, वो आप ले लो ऑफलाइन, वो प्रैक्टिस करो। ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। आप फ़ोन से कर रहे हो, मोबाइल से आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बार ना ऑफलाइन वाला प्रैक्टिस भी ज़रूरी है पेपर पेन पे। तो वो मुझे आप लगता करो। है कि स्टार्ट ना एक बार ऑफलाइन से करना बिल्कुल, चाहिए। एक बार स्टार्ट आपको Previous year। लिखने की और प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए। मोबाइल देख के तो प्रैक्टिस, मोबाइल तो मेनली, मोबाइल या लैपटॉप में जो आप मॉक टेस्ट देते हो ऑनलाइन, वो तो मेनली एग्ज़ाम इन्वायरमेंट के लिए खुद को सूटेबल बनाने के लिए है, ताकि आप एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में सेम चीज़ें आपको पता हो कि कहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, कहाँ से मार्क करना है, कहाँ से सबमिट करना है, वो चीज़ें। लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए ज़्यादा, पेन पेपर पे ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी, तो वो ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा दे सके एनालाइज। लेकिन मॉक टेस्ट
तब देना स्टार्ट करिए जब आपको लगे कि आपकी बेसिक्स अच्छी हो जाए। ये नहीं कि आप बिल्कुल स्टार्ट मॉक टेस्ट से करें, 20 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, फिर डिमोटिवेट होकर आप पढ़ना छोड़ दे रहे हैं। वैसे नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है 2-4 लोगों को जो 50 नंबर भी नहीं आते थे तब मॉक टेस्ट देते थे, तो वैसे नहीं। आप पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, आपको लगे कि हाँ मैं एक लेवल जो बेसिक लेवल होना चाहिए तो उसको क्रॉस कर चुका, उसके बाद मॉक टेस्ट देना एनालाइज करो। फिर उसमें मार्क्स मत देखो, परसेंटाइल देखो। होता क्या है कि कई बार मॉक टेस्ट टफ आता है तो आप उसमें 100 नंबर देख के कन्फ्यूज मतलब आपको डाउट ये होता लगता है है। खुद पे। मैंने कई मॉक टेस्ट दिए हैं अपने पीक पे, जब मेरा प्रिपरेशन एकदम पीक पे था, कई मॉक टेस्ट दिए जिसमें 90-95 मार्क्स आते थे। तो कई बार मुझे खुद भी लगता था यार कितना ख़राब है, लेकिन फिर मैं परसेंटाइल देखता तो और टॉपर्स के मार्क्स देखता तो लगता था नहीं ये मॉक टेस्ट ही टफ था। तो ठीक है, मॉक टेस्ट दो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, बेसिक्स अच्छा करो, कंपेयर करो दूसरे के परसेंटाइल से, परसेंटाइल देखो, और मॉक टेस्ट के मार्क्स धीरे धीरे आप इम्प्रूव करो, उसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थोड़ी। और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाओ, उससे आपको एक्चुअल आइडिया लगेगा। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं मैथ्स वगैरह के लिए खासकर, तो कई सारे टीचर हैं जिनके वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं। तो आप जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हुआ ना, तो आप वो टॉपिक सर्च करके वो वीडियोस देख लो, उसके बाद आप बंद कर दो, उसके बाद आप दूसरा प्रैक्टिस करो। 4 टॉपिक एक बार में देखने का कोई मतलब नहीं बनता, उससे चीज़ें ना डिस्ट्रैक्ट होती है। आप एक बार एक टॉपिक देखो, आगे बढ़ो, जब दूसरे टॉपिक में डाउट आएगा तब आप ओपन करो यूट्यूब। अच्छा, तो बेसिकली आप ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें लिमिटेड बुक रखो, लेकिन उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन। बिल्कुल, ठीक वो है। ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना नोट्स कॉपी को बहुत अच्छे से जरूर करना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो 70% इंपॉर्टेंट होता है वो आपका नोट्स कॉपी खुद का होता है। फिर प्रैक्टिस के लिए आपको बुक 30% का काम आता है और मॉक टेस्ट काम आता है। बिल्कुल, बुक से आप हाँ। एक बार प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें नोट करोगे, चाहे आप बुक में टिक कर लो, वहीं पे पेंसिल से मार्क कर लो, और वहीं पे शॉर्ट सॉल्यूशन अगर आपको कहीं दिखे तो वहीं पे नोट कर लो, आप एक बार बाद में पलटोगे। लेकिन आपको कॉपी पे कुछ तो होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, कॉन्सेप्ट लिखे होने चाहिए मैथ्स के। आप ग्रामर के रूल्स, मेनली ग्रामर के रूल्स में इतने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें आप बुक में अंडरलाइन कर लो चीज़ें। आप MBA पब्लिकेशन या जिससे भी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के, उसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट दिखे वो आप हाईलाइट करके रख लो हाईलाइटर से, वो आप बाद में जब रिवाइज करोगे तो आपको देखने में आसानी रहेगी। GS में तो आप लूसेंट वगैरह में उसी में हाईलाइट कर सकते हो। वोकैब के आप कई बार होता है कि मतलब मैं तो नहीं कॉपी में नोट नहीं करता था, बुक में ही टिक कर लेता था। कई लोग होते हैं कि वोकैब राइट डाउन भी करते हो। होता क्या है कि उससे आपको एक चीज़ें याद रह जाती है, तो आप अगर सेम चीज़ पढ़ो और सेम चीज़ दोबारा नोट करो तो याद रह जाती है। तो वो इंडिविजुअल चॉइस है, आप जैसे करना चाहो। और आपने मॉक टेस्ट कितना दिया था बता सकते हो, कितना लगभग एवरेज? मैं बताऊँ, प्री के टाइम तो जो वीकडेज पे प्री वाले आते थे, हाँ। और मैंने किरण का उस समय प्रीवियस ईयर पेपर लिया था, तो उसमें लगभग 60 प्रीवियस ईयर पेपर थे, प्लस जो वीकेंड पे आते थे वो लगभग 100 उसमें देते हैं। लेकिन मैंने मेंस के टाइम 200 मॉक टेस्ट दिए थे लगभग, और 200 मॉक टेस्ट देना, उसने एनालाइज करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीच में मेरे ख्याल से 3-4 महीने डिले हुआ था मेंस, तो उसका मैंने यूटिलाइज़ किया था। बेसिक्स मेरी अच्छी हो गई थी, तो मॉक टेस्ट में काफ़ी देता था। और ऐसा टाइम हो गया था बीच में जब मैं मॉक टेस्ट नहीं देता तो मुझे लगता था दिन अधूरा सा, तो हर दिन 1 या 2 मॉक टेस्ट में देता था, एनालाइज करता था और देखता था कहाँ गलतियाँ हैं। फिर वो अगर वो किसी कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी तो फिर मैं वो या तो नोट से या तो यूट्यूब से देखता था, और किसी क्वेश्चन में गलती है तो फिर मैं सॉल्यूशन देखता था क्यों गलती है, और आगे से मतलब। और अगर कई बार ऐसा होता था कि कुछ क्वेश्चन मैंने बना तो दिए लेकिन थोड़ा टाइम लगा, तो फिर मैं देखता था इसको अच्छे से और शॉर्ट तरीके से कैसे बना सके। तो ये चीज़ें आप तब कर सकते हो जब आपका बेसिक्स अच्छा, तो बेसिक्स अच्छा करिए, फिर मॉक प्रैक्टिस खूब करिए। अच्छा, तो यानी कि कितना प्री में कितना मॉक टेस्ट हो गया आपने बताया नहीं क्लियरली? 100 के अराउंड हो गए प्री में 100 मॉक टेस्ट, और मेंस के समय 200 मॉक टेस्ट आपने दिए मेंस शायद, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं याद है। हाँ, मैथ इंग्लिश मिला के 200 हो गए होंगे, लेकिन काफ़ी मैंने दिए थे। मैं मतलब काउंट तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इतने अराउंड हो गए। और मैं कह रहा हूँ ना कि जब नहीं देता था मॉक टेस्ट तो मुझे दिन अदूरा सा लगता था, तो इसलिए लगभग हर दिन मॉक टेस्ट देता था। और कभी ऐसा होता था कि कुछ काम आ गया, कहीं चला गया तो नहीं दे पाता था, अदरवाइज मैं हमेशा मॉक टेस्ट देता था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अभी SSC CGL 2021 या फिर SSC CHSL 2021 के लिए, तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई डेडिकेटेड स्टडी करे तो कितने दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, प्री मेंस ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप?
मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने काफ़ी है, मतलब आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहो। बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, जीएस में है लेकिन उसमें आप लिमिटेड पढ़ो, आप बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो 6 से 8 महीने आपको चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने में। उसके बाद फिर आप जितना प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो एक तो डिले भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है आज के टाइम में एसएससी के एग्ज़ाम्स, तो एग्जैक्टली बता पाना कि कितना आपको टाइम लगेगा वो मुश्किल है। बट अगर आप सेल्फ खुद को आप तैयार करने की बात है कि आपने खुद को इस एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लिया, तो वो 6-8 महीने में आप कर सकते हो सकता है। मैं भी यही बताता हूँ कि 6 से 8 महीने में आप सिलेबस इसका कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी कोचिंग सेंटर होता है 6 से 8 महीने के आसपास में, 6 महीने लगभग होता है कोचिंग। लेकिन आप सिर्फ कोचिंग के भरोसे नहीं रह सकते, आप 1-2 महीना रिवीजन के लिए, हाँ, सेल्फ स्टडी बिल्कुल चाहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी से आप बिल्कुल पूरा कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कोचिंग से आप पूरा नहीं कर सकते। बहुत लोगों का ये भी होता है कि रिवीजन नहीं कर पाते। जैसे स्टार्टिंग में तो रिवीजन लोग कर लेते हैं, जैसे जैसे सिलेबस होता जाता है कंप्लीट, आधा हो जाता है, तो रिवीजन में दिक्कत होती है। तो रिवीजन आप कैसे? रिवीजन बिल्कुल ज़रूरी है। मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ता था तो उसके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करता था कि मुझे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते थे। और उसके बाद फिर जब मॉक टेस्ट देता था तो पर्टिकुलर टॉपिक्स में जब दिक्कत आती थी तो मैं वो कॉन्सेप्ट वापस जाके रिवाइज करता था। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप एक बार 2 बार पढ़ के आप नहीं कर सकते। और आप मॉक टेस्ट देंगे तो हर टॉपिक पे, हर कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ऑटोमेटिक वो रिवीजन होगा, ठीक है। तो आप बाकी क्वेश्चंस बिना मॉक टेस्ट के भी कोई भी बुक आप जो प्रैक्टिस करें वो 2 बार तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। 2 बार 3 बार आप जितना बार बना सकते हो, और उसमें जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है आप उसे हाईलाइट भी करते जाओ और उसको बार बार रिवाइज करो। बिल्कुल, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे बनाने में दिक्कत हुई या फिर मैं कभी फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत आएगी, तो आप मार्क करके रखो। जब दोबारा आप बुक उठाओगे तो आपको वही क्वेश्चन बनाने हैं। अच्छा, तो और लास्ट एक मैसेज आप दे दो जो भी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल के लिए, या फिर करना चाहते हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक लास्ट मैसेज आप उनको दे दो कि क्या आप बोलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहिए उनको, क्या उनका मेंटलिटी होना चाहिए, और उनको क्या मोटिवेशन कहाँ से मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी बोला, सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जो आपको प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले होनी चाहिए कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस हो। दूसरा, आप उस कॉन्फिडेंस के लिए बेस बनाओ, मतलब आप उसके लिए प्रैक्टिस करो। तीसरा, आप डेडिकेटेड करो। आप दूसरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा आपको सोशल लाइफ से कट होना पड़ेगा। और फिर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप पेशेंस बहुत ज़्यादा है, एक वर्ड है परसिवरेंस, पेशेंस प्लस हार्ड वर्क, वो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उस वर्ड का आप मीनिंग समझो और वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा। तो परसिवरेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, और थोड़ा सा खुद को सोसाइटी से, थोड़ा सोशल लाइफ से कट होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। वो भी आपको 1 से 1.5 साल ही करनी है जब तक, बस बिल्कुल। हाँ। आप एक बार आप अपने करियर सेट कर लेते हाँ। हो, उसके बाद आपके लिए पूरा खुला हुआ है, आप इंजॉय करो अपनी लाइफ। उसके बाद तो आपको इंजॉय ही करना है, उसके बाद आप डल लाइफ जी नहीं सकते, फिर आप सिर्फ ऑफिस और घर वाला रूटीन चल ही नहीं सकता। उसके बाद आप इंजॉय करो अच्छे से, प्राउड फीलिंग भी आएगी, बिल्कुल फैमिली प्राउड फील करेंगे। बिल्कुल, आप ऐसे इंजॉय करोगे, आज जो इंजॉय कर रहे हो वो 4 साल के बाद आपको बोझ लगने लगेगा कि मैंने काश उस समय मेहनत कर ली होती। तो आप आज मेहनत करो, आज आप थोड़ा सेक्रीफाइस करो, कल जाके आप बहुत इंजॉय करोगे। अच्छा, तो थैंक यू सो मच सुमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को इतना अच्छा मैसेज देने के लिए, उनको प्रोफेशनल स्ट्रेटजी बताने के लिए। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। फ्यूचर में भी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आपसे कभी बिल्कुल ट्राई करूँगा। मैं ट्राई करना कि आप थोड़ा सा गाइड कर सको लोगों को, जो मोटिवेट कर सको, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमें भी पता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जब हम प्रिपरेशन करते हैं। थोड़ी बहुत तो एक्शन मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ मोटिवेशन भी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत तो एक्शन मोटिवेशन। और लोगों को अच्छा लगता है जब कोई सेलेक्टेड कोई सजेस्ट कुछ करता है तो उनके बातें थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट करती है। बिल्कुल, ठीक है, तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। मुझे लग रहा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा, आपको पता चला होगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, आगे की स्ट्रैटेजी क्या बनाना चाहिए, और हमने अपना जर्नी को कैसे जर्नी को पूरा किया है। ऐसा नहीं था कि बहुत ही इजी जर्नी था हमारे लिए भी वही सिचुएशन है जो आपके लिए अभी है, लेकिन हमने अपना जो परसिवरेंस है वो नहीं खोया, हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा, और कंटिन्यू करता गया, और धीरे धीरे करके फाइनली हम इस जॉब को अचीव कर पाएँ और सेलेक्ट हो पाएँ। तो आप भी इसी तरह से हार्ड वर्क करते जाओ,
और वो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप भी सिलेक्टेड होगे और आप भी अपने फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद। ठीक है।